ये सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। बीबीसी, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर तर्जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे। सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे। जो इस पर भी न हो समझे, तो उस बुत से खुदा समझे। हेमंत दा एक बॉर्न सिंगर थे। हालांकि उन्होंने उस्ताद फयाज खान से क्लासिकल म्यूजिक की तालीम भी ली, लेकिन उस्ताद की बेवक्त मौत हो जाने की वजह से उनकी ये तालीम अधूरी रह गई। 1941 तक हेमंत दा गैर फिल्मी गानों के रिकॉर्ड बनाते रहे, ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया के लिए। हेमंत दा ने अपना सबसे पहला फिल्मी गाना 1941 में बंगाली फिल्म निमाई सन्यास के लिए रिकॉर्ड किया। ये उस सफर की शुरुआत थी जिसने हेमंत दा को बंगाली फिल्मों के मोस्ट वांटेड सिंगर का दर्जा दिया। नींद मुझको आए, दिल मेरा घबराए, छुप के कोई आके सोया प्यार जगाए। संसार है सोया हुआ संसार, सोया हुआ संसार है सोया हुआ संसार। मैं जागूं यहाँ तू जागे वहाँ, एक दिल में दर्द दबाए। चुप के कोई
के कोई आके सोया प्यार जगाए। ओ नींद मुझको आए। मैं हूँ यहाँ बेकरार रे, तू है वहाँ बेकरार। मैं हूँ यहाँ बेकरार रे, तू है वहाँ बेकरार। मैं गाऊं यहाँ तू गाए वहाँ है, दिल को दिल बहलाए। नींद मुझको आए। प्री इंडिपेंडेंस एरा में कलकत्ता को फिल्मों का हब माना जाता था। 1951 में हेमंत दा मुंबई शिफ्ट हो गए और उन्होंने फिल्मिस्तान स्टूडियो के लिए काम करना शुरू कर दिया। फिल्मिस्तान स्टूडियो के लिए हेमंत दा ने जिस पहली फिल्म का म्यूजिक डायरेक्शन किया वो थी आनंद मठ। फिल्मिस्तान के लिए ही हेमंत दा के म्यूजिक डायरेक्शन में एक और फिल्म बनी जिसका नाम था शर्त। इस फिल्म के गाने खूब पॉपुलर हुए। देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे। देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे। देखो शायद ये कह रहा है हम हो गए तुम्हारे, हो गए तुम्हारे, हम हो गए तुम्हारे, हो गए तुम्हारे। देखो उल्फत का आज हमने इकरार कर लिया है, लेकिन ये कौन जाने किस्मत में क्या लिखा है। मंजिल को चल पड़े हैं तकदीर के सहारे, हो गए तुम्हारे। देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे। देखो ऐसा न हो कि हमको रास्ते में छोड़ जाओ, जाकर कहीं किसी की दुनिया नहीं बसाओ। मझधार में रहे हम, लग जाओ तुम किनारे, हो गए तुम्हारे। देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे। देखो दिल में सिवा तुम्हारे कोई नहीं हमारे। ये अपने दिल से पूछो क्या दिल में है तुम्हारे। देंगे मेरी गवाही कुदरत के ये नजारे, हो गए तुम्हारे। देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे। देखो भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपने पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56006006 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है हेमंत दा के गाए हुए नगमों की शुरुआत थी। ये सफर जारी रहेगा भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के अगले एपिसोड में भी। हर सुबह
ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर ता जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। मुस्तफा मुस्तफा। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। खुशबू ने थामी उंगली हवाओं की, रंगों में उतरी मस्ती बहारों की। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मनमोहन की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 जनवरी को दूसरी बार मनमोहन मीडिया से करेंगे खिताब। गांगुली को छोड़ना पड़ सकता है बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन का ओहदा, मरकजी काबिना का नोट तैयार। देवयानी मामले पर नई दिल्ली वॉशिंगटन के बीच तातुल बरकरार, अमरीका नहीं मांगेगा मुआफी। और अरविंद केजरीवाल की तबीयत कुछ बेहतर, डॉक्टरों ने मजीद 2 दिन आराम करने को कहा। और सबसे पहले बात वजीर आजम की। वजीर आजम मनमोहन सिंह 3 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वजीर आजम 11 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में मीडिया से खिताब करेंगे। दूसरी बारी में मनमोहन सिंह दूसरी बार मीडिया से खिताब करेंगे। समझा जाता है कि वजीर आजम मुख्तलिफ मसाइल पर रोशनी डालेंगे। अपोजिशन मुख्तलिफ मामलों पर मनमोहन हुकूमत को घेर रही है। हाल ही में हुए असेंबली इंतखाबात में भी कांग्रेस को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था, इसलिए हुकूमत काफी दबाव में है। समझा जाता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह मुल्क की सियासी, इक्तिसादी, समाजी और अपनी सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों पर रोशनी डालेंगे। उधर मीडिया के एक हल्के में उनके इम्कानी इस्तीफे की खबर गर्दिश कर रही थी, जिसे वजीर आजम दफ्तर ने मुस्तरद कर दिया है। और इस सिलसिले में बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र दिल्ली में मौजूद हैं। शैलेंद्र, एक लंबे अरसे के बाद मनमोहन सिंह मीडिया से खिताब कर रहे हैं, जबकि आम इंतखाबात को महज 4 महीने रह गए हैं, तो किन किन खास मामलों पर वो रोशनी डाल सकते हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि ये प्राइम मिनिस्टर की दूसरी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो वो अपने टेन्योर में करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी तरह से की थी और माना जाता है कि प्राइम मिनिस्टर खुल के सारे इश्यूज पर
सामने नहीं आते हैं, उनको बार बार इस बात में उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, लेकिन एक बार फिर इलेक्शन से पहले वो मीडिया के सामने रूबरू होंगे। और पहले कुछ खबरें आ रही थी कि वो अपने रेजिग्नेशन की बात कर सकते हैं, वो अपना ऑफिस क्विट कर सकते हैं, लेकिन उनके ऑफिस ने इन बात को नकार दिया है, कहा कि ऐसी कोई खबर सही नहीं है। लेकिन इसी बीच जो सोर्सेस हैं, जो सूत्र हैं, उनका ये कहना है कि इस मीटिंग में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये होगी कि प्राइम मिनिस्टर बाकायदा जो अगले प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे राहुल गांधी, उनका नाम इसमें अनाउंस किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है कि राहुल गांधी, जो जिनको लगातार अब तक कहा जा रहा था कि वो लीड कर रहे हैं इलेक्शन को और वो पीएम कैंडिडेट होने चाहिए, बार बार जो कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री जो है, सेंट्रल मिनिस्टर, वो भी ये कहते रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो सही कैंडिडेट है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने खुद भी ये कहा था कि मैं राहुल के साथ काम करने को तैयार हूँ। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अहम बात होगी, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो साफ तौर पर मीडिया के सामने बात रखेंगे कि राहुल गांधी ही इस बार प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। लेकिन अब देखा गया है कि पिछले कुछ ही समय रह गया है आने वाले इलेक्शन से, जो कि मई में हो सकते हैं। तो ऐसे में पीएम कैंडिडेट अनाउंस करना कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में देखा गया जो 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें मणिपुर छोड़ सभी स्टेट में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। तो ऐसे में जाहिर तौर पर राहुल गांधी पर काफी ज्यादा ओनस था, उन पर इस बात का उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन अब देखा यह होगा कि जब राहुल गांधी का नाम पीएम के तौर पर अनाउंस होता है, कैंडिडेट के तौर पर अनाउंस होता है पार्टी की ओर से, तो उसके बाद क्या कुछ बदलाव होते हैं कांग्रेस में, ये देखने वाली बात है। जी, जिस तरह से सरकार पर दबाव बन रहा है, अपोजिशन उन्हें घेरने की कोशिश करती है हर वक्त पे, तो क्या मनमोहन सिंह अपोजिशन की तरफ कोई इशारा देंगे? क्या उन अपोजिशन पर भी कुछ बात कर सकते हैं? देखिए, माना ये जा रहा है कि इससे पहले क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दूसरा टेन्योर है, तो जाहिर तौर पर वो अपना एक रिपोर्ट कार्ड इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में या कुल मिला के 10 सालों में प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने क्या कुछ किया है, उनकी सरकार ने, उनकी गवर्नमेंट ने क्या कुछ कदम उठाए हैं। तो एक कुल मिला के एक अपना पूरा ब्यौरा वो रखेंगे मीडिया के सामने कि क्या कुछ स्कीमें रही हैं उनकी, क्या अचीवमेंट रही है इस UPA 2 की। तो जाहिर तौर पर वो अपना पक्ष रखेंगे और लगातार जो उन पर हमले होते रहे हैं अपोजिशन की ओर से, उनका बचाव भी वो कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं सभी मुद्दों पर। लेकिन इसी बीच जो सबसे अहम बात यही रहेगी, राहुल गांधी का जब नाम अगर अनाउंस होता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो जाहिर तौर पर पार्टी का क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आगे के लिए, और मनमोहन सिंह जो है क्या वो ये उनका आखिरी टेन्योर होगा। अगर वो पीएम कैंडिडेट अनाउंस करते हैं अगला, तो जाहिर तौर पर ये उनका आखिरी ही टेन्योर रहेगा। तो कुल मिलाकर वो अपना पक्ष रखेंगे, तमाम उन मुद्दों पर बात होगी जो इस साल में या पिछले 5 सालों में एक अहम मुद्दा बन के रहे हैं, क्योंकि पिछले जो 4 इलेक्शन थे वो महंगाई और करप्शन के चलते जो इश्यूज रहे हैं, उनके चलते कांग्रेस, माना जा रहा है कि इन चारों क्षेत्र में कांग्रेस हारी है। तो अब आगे के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी कांग्रेस की, और राहुल गांधी को अगर पीएम कैंडिडेट अनाउंस किया जाता है तो उसके बाद क्या वादे किए जाते हैं और उन वादों को पूरा कर पाती है कांग्रेस या नहीं, ये देखने वाली बात है। जी, शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र दिल्ली से तफसीलात दे रहे थे कि 3 जनवरी को वजीर आजम खुलासा करेंगे, एक तरह से अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे कि क्या हुसूलियाबियां उनकी रही है, क्या कुछ वो हुकूमत में रहते हुए कर रहे थे। और आगे बढ़ते हैं, बात दिव्यानी खोबरागड़े के मामले पर नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच तातुल बरकरार है। अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो खोबरागड़े के खिलाफ वीजा जालसाजी का मामला वापस नहीं लेगा। दिव्यानी खोबरागड़े मामले में अमेरिका हिंदुस्तान से माफी नहीं मांगेगा। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वीजा जालसाजी केस वो कतई वापस नहीं लेगा। अमेरिकी जराये के मुताबिक वीजा जालसाजी केस में 39 साला दिव्यानी खोबरागड़े पर इल्जाम आयद करने से कबल मामले की तफसीली जांच की जा रही है। तहकीकात का अमल पूरा होने के बाद दिव्यानी खोबरागड़े के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 13 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। अमरीकी जराये के मुताबिक खोबरागड़े की गिरफ्तारी के मामले में माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनके खिलाफ इस मामले में जो भी कार्रवाई की गई है वो अमरीकी कानून के तहत ही की गई है। इसके पीछे मजीद कोई मुहर्रिकात कारफरमा नहीं है।
ख्याल रहे कि 12 दिसंबर को देवयानी खोब्रागडे की गिरफ्तारी के मामले में नई दिल्ली ने सख्त एहतजाज दर्ज कराया था। हत्ता कि उसने अमरीकी सफारतकारों को हासिल खुसूसी मुराद और एयरपोर्ट पास की सहूलत भी वापस ले लिया था। नई दिल्ली ने अमरीकी सफारत खाने से बैरिकेड्स भी हटा लिए थे और सफारत खाने और अमरीकी स्कूलों में खिदमात अंजाम दे रहे अफराद को दी जाने वाली तनख्वाहों की भी तफसीलात फराहम करने को कहा था। हिंदुस्तान अमरीका से न सिर्फ माफी मांगने को कह रहा है, बल्कि उसने देवयानी खोब्रागडे के खिलाफ तमाम तर मामले वापस लेने का पुरजोर मुतालबा भी किया है। इस मामले पर हंगामे के दौरान नई दिल्ली ने देवयानी खोब्रागडे का तबादला न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में कर दिया था, जिसके बाद उन्हें सिफारती इस्तिस्ना हासिल हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद वीजा जालसाजी मामले में उनकी मुश्किलें कम होती मालूम नहीं हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर साथ ही अमेरिका की कोशिश ये भी है कि इस मामले के मनफी असरात बाहमी ताल्लुकात पर मुरतब न हो। जराए के मुताबिक हिंद अमेरिका मुख्तलिफ महाज पर मिलकर काम कर रहे हैं और अमेरिका दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात पर देवयानी मामले के मनफी असरात पड़ने नहीं देना चाहता। देवयानी मामले पर बीजेपी का कहना है कि मरकज की कमजोरी का फायदा अमेरिका उठा रहा है। सरकार कमजोर होती है, नेतृत्व घुटना टेकू होता है, तो इसी तरह का व्यवहार दूसरे देश करते हैं। वो तो अमेरिका तो बड़ा देश है, छोटे छोटे देश भी कर रहे हैं। लेकिन ये बात उन देशों को भी समझना चाहिए और इस सरकार को भी समझना चाहिए कि सरकार कमजोर हो सकती है, भारत कमजोर नहीं है। और भारत इस तरह के अपमान को न सहता है, न सहने की उसके अंदर क्षमता है। और जो लोग इस तरह के अपमान को सहने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के अपमान को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सूद ब्याज के साथ उनके साथ भारत के लोग हिसाब किताब करेंगे, चाहे वो हमारी सरकार हो चाहे कोई। उधर मरकज में कांग्रेस की हलीफ एनसीपी का कहना है कि अमेरिका को देवयानी मामले पर हिंदुस्तान की तशवीश पर तवज्जो देनी चाहिए। तारीख की ओर से और जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर तमाम तरह से दबाव बनाने की कोशिश हुई है और मैं समझता हूं कि आखिर में अमेरिका को देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से जो भारत के अंदर जो एक भावना उठी है उसको कंप्लीट इग्नोर नहीं किया जा सकता। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। भ्रष्टाचार का कैंसर, कैसे हिंदुस्तान को मुक्त करें इस भीषण बीमारी से। जो मामला सीबीआई को लोकपाल देगी वो लोकपाल को ही जवाब देगी। सरकारी सेवाएं जो हैं वहीं पे सबसे ज्यादा करप्शन आम आदमी फेस करता है। इम्प्लीमेंटेशन की कमियां हैं, कमियों को एड्रेस करना चाहिए। हर पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। सर्कल रेट को मार्केट रेट के साथ जोड़ दे। जो ब्लैक मनी लैंड में जनरेट होता है वो एकदम खत्म हो सकता है। ये तो एकदम अनिवार्य है। जानिए कैसे बदलेगा भारत। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन वक्त पर ईटीवी उर्दू पर। खुशबू ने थामी उंगली हवाओं की, रंगों में उतरी मस्ती बहारों की। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इंद्रन जिनसे हिरासानी मामले में घिरे साबिक जज ए के गांगुली को चेयरमैन का ओहदा छोड़ना पड़ सकता है। वह मगरबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन हैं।
समझा जाता है कि इस सिलसिले में एक नोट काबीना ने तैयार कर लिया है और इसे अनकरीब मंजूरी दी जा सकती है। जुमेरात को काबीना की मीटिंग है। काबीना की मंजूरी मिलने के बाद इस नोट को सदर जमहूरिया के पास भेजा जाएगा। ख्याल रहे कि एक ही गांगुली पर मुस्ताफी होने का दबाव चार जानिब से पड़ रहा है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल रुबा सेहत हो रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें मजीद 2 दिनों तक आराम करने का मशवरा दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल अब अच्छा महसूस कर रहे हैं और आज वो 2 घंटे के लिए ऑफिस जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने को कहा। केजरीवाल का इलाज कर रहे डॉक्टर विपिन मित्तल ने मीडिया को बताया कि अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल विनोद कुमार के अहले खाना से मिलना चाहते थे। इसी तरह बिजली की शरहों में कटौती के सिलसिले में आज होने वाली मीटिंग मुलतवी कर दी गई है। पर अभी भी उनको आराम की आवश्यकता है। आज आराम करेंगे। जो मेडिकेशन कल दी थी वो आज भी चलेगी। यही एडवाइस किया है कि आज के दिन आराम करें और कल को जैसा भी उनकी स्थिति होगी, अगर ठीक होंगे तो ऑफिस जा सकते हैं। दिल्ली के शहरी तरक्कियात के वजीर मनीष सिसोदिया ने बीती रात शहरियों के हालात जानने के लिए शहर के कुछ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कनॉट प्लेस, कमला नगर और पुरानी दिल्ली में रेल बसेरों का मुआयना किया। उन्होंने रेल बसेरों में मुकीम लोगों का मुनासिब ख्याल करने की हुक्काम को हिदायत दी। जल बोर्ड में भी काफी ज्यादा पानी फोन करते हैं। नहीं, कोई सुपरवाइजर नहीं है। अगर पानी नहीं आ रहा तो ऊपर के अधिकारियों को फोन करोगे। जल बोर्ड में भी फोन करते हैं, वो कहते हैं गाड़ी खराब है, कभी पंचर होगी, कभी मशीन खराब है। आप धर्मेंद्र जी, आपको लग रहा है कि क्या समस्या इन्होंने अपनी सबसे बड़ी बताई है आपको? देखिए, इनकी समस्या यह है कि वास्तविक स्थिति यह है कि ये जहाँ कूड़ा बीनते हैं, जहाँ रहते हैं, मंदिर में मांग के खाते हैं, इनको यहीं रहना है। इनके पास रोजगार नहीं है, इनके पास इनकी हालत नहीं है कि कुछ कमा सकें कहीं, तो ऐसे में रहेंगे तो यहीं। अब इनको आप अगर यहाँ से कोई 2 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर आप सोचें कि रैन बसेरा बनाएंगे और ये वहाँ जाके सो जाएंगे, इनके पास तो वहाँ जाने के लिए बस का किराया तक नहीं है। सरकार क्या करेगी लोगों के लिए जिनके न आगे कोई न पीछे कोई? हम कोशिश करेंगे कि सरकार की ओर से जितने रैन बसेरे तुरंत और बढ़ाए जा सके वो बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मैं समाज के साथ मिलकर करना चाहूंगा कि आगे आइए, हाथ उठाइए। सरकार पूरी फैसिलिटी देगी, पुलिस से लेके, पानी से लेके, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो तुरंत मदद करेगी, लेकिन समाज के लोग जो इस पुण्य काम में, नेक काम में सहभागिता करना चाहते हैं वो आगे आए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उभर कर सामने आने के बाद मुसलमान आम आदमी पार्टी को मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। अब दिल्ली में मुसलमानों को अपने मसाइल के हल की उम्मीद है। दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में बुनियादी सहूलियात की कमी है। बेहतर सड़कों, बस स्टॉप, साफ सफाई, स्कूलों और ट्रांसपोर्ट के बहरान का सामना मुस्लिम अवाम रोज करते हैं। ओखला के इलाके में पीने के पानी और साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। पुरानी दिल्ली के इलाकों में जामा मस्जिद, दरियागंज, मटिया महल और सीलमपुर के इलाकों में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है और ट्रांसपोर्ट, साफ सफाई से लेकर कोई तरक्याती मंसूबा इन इलाकों को नहीं मिल सका है। गुज़िश्ता 20 सालों में कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें रही हैं, लेकिन अब तक चांदनी चौक और लाल किले के इर्द गिर्द सियासी एतबार से तरक्कियात का मंसूबा सिर्फ कागजों पर ही है। बुनियादी सहूलियात के बहरान का सामना कर रहे मुस्लिम अवाम आम आदमी पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस के मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। वैसे तो मजमूई उनका खास इशू मुसलमान नहीं है, लेकिन बहरहाल जिन मकासद के लिए वो पार्टी वजूद में आई है, अगर वो उसमें कामयाब होती है तो उसे बहरहाल हम पसंद करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने बहुत पीछे छोड़ा है इस कौम को, मुसलमान कौम को।